तब सोचा नहीं ये हो था कि ऐसा हो जाएगा। कुछ महीने बाद जंग में हार का सामना करना पड़ेगा। जी हां दर्शकों, यूएस हैज लॉस्ट द वॉर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुद यूएस के सेनेट के अंदर से आवाज आ रही है कि ट्रंप ये जंग हार गया है। और इसी विषय पे और चर्चा करने हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मौजूद हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं और बेहद बारीकी से समझते हैं सारे जंग की डायनामिक्स को। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। आकाश, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल ही मेरा आपसे यही है, आज की सबसे बड़ी खबर ही यही है कि यूएस के खुद के सेनेटर्स ये मान रहे हैं कि ट्रंप हैज लॉस्ट दिस वॉर। हर तरफ से वो घिर चुके हैं, डिप्लोमैटिक चैनल्स में भी अब वो बस किसी तरह से लगे हुए हैं कि ईरान माफ कर दे, और ईरान की कंडीशंस मान के अगर ट्रंप को यूएस को वापस जाना पड़ेगा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएस हैज लॉस्ट द वॉर। बट ये जो पूरा नैरेटिव है और जो हर तरफ से मात मिली है, चाहे वो डिफेंस हो चाहे डिप्लोमैटिक टेबल हो, इसमें जो यूएस को धक्का मिला है, इसके ऊपर सर आपकी क्या राय है? देखो आकाश, हुआ ये कि अगर हम स्ट्रेटेजिक टर्म्स पे सोचें तो अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो चाहत थी उनकी, उनमें से एक भी मीट नहीं की है। उनकी दिली तमन्ना थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, उसके बाद या तो ईरान के अंदर से या बाहर से पैराशूट से एक सत्ता पे किसी व्यक्ति को बिठाया जाए जो कि अमेरिका के इशारे पर ईरान को चलाएगा। बेचारे डोनाल्ड ट्रंप इसको नहीं कर पाए। दूसरी उनकी बड़ी चाहत थी, दिली तमन्ना थी कि जब वो बम गिराएंगे, शुरुआती दौर में तो इजराइल के साथ मिलकर गिराया था, तो बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ जाएंगे सत्ता के खिलाफ। उनको बहुत दुख हुआ जब ऐसा फर्स्ट मार्च और सेकंड मार्च की सुबह को नहीं हुआ। दूसरी बात है कि उन्होंने ठीक है, इजराइल के वश में आकर, यानी नेतन्याहू के वश में डोनाल्ड ट्रंप आ गए थे। उन्होंने कह दिया हम तो ईरान के यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब कभी बनाने नहीं देंगे, जबकि सारी दुनिया को मालूम था कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है और ना बना रहा है। आईएईए की जो पिछले साल की रिपोर्ट थी मई 2025 की, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि उनको कोई ऐसा एविडेंस, साक्ष्य नहीं मिला कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जो इच्छा थी वो भी अब वो कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, वो थोप नहीं पा रहे हैं ईरान के ऊपर। और अब तो परसों उन्होंने एक अद्भुत सा बयान दे दिया कि हम ईरान से पहले बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कि उसको खोलना है, और बाद में बात करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब और 400 किलो यूरेनियम जो छुपा रखे हैं ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं, नेतन्याहू दावा करते हैं कि ये 400 किलो अमेरिका को सौंपा जाए। तो आकर्ष हुआ क्या है, जितने भी उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे सब में वो नाकामयाब रहे। जी, तो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में नाकामयाब रहे, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जिस इंटेंशन से जंग चालू की गई थी उसमें से एक भी पूरी नहीं हुई। लेकिन वहीं सर, अब एक बार डिफेंस एस्पेक्ट से मैं समझना चाहूंगा। रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही हैं कि 60 to 70% जो मिसाइल्स हैं वो डिप्लीट हो चुकी हैं। थार्ड मिसाइल सिस्टम हो या पेट्रियट सिस्टम, इनकी $1 मिलियन वर्थ ऑफ मिसाइल्स का जो खजाना था वो अब खाली होता जा रहा है। और इससे हुआ यह है कि अगर वहां कहीं साउथ चाइना में, साउथ एशियन रीजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो अब दुनिया के अलग अलग फ्रंट्स पे हथियार नहीं होंगे यूएस के पास। तो सर, ये जो मार पड़ी है, इसके पीछे एसिमेट्रिक वॉरफेयर से ईरान ने ये जो झुकाया है ट्रंप को, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इतिहास याद रखेगा कि कैसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर के जरिए ईरान ने ट्रंप को झुका दिया? हाँ आकाश, देखो, ट्रंप ने अपनी एडवाइजर्स की बात नहीं सुनी कि ईरान की स्ट्रेटेजिक क्षमता कितनी है। जब भी हम दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं, जैसे ट्रंप ने डिसाइड किया इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करना, तो उसके पहले आप दुश्मन की नेशनल विल फॉर फाइट, कि वो दुश्मन युद्ध कितना करना चाहता है, उसके बारे में आकलन लगाते हैं।
अब उनको सीआईए की रिपोर्ट ने कह दिया था कि ईरान दिल और दिमाग की तरफ से बहुत मजबूत है, छेड़ना उचित नहीं होगा। ट्रंप को अमेरिकन जनरल्स ने पेंटागन में बता दिया था, अमेरिका की नेवी के एडमिरल्स ने बता दिया था कि ईरान जो है कुछ हजार बॉम्ब गिराने पर भी घुटने पर नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ, ट्रंप ने इन सब लोगों को भगा दिया, दरकिनार कर दिया। अ, उन्होंने एक अजीब सा शब्द निकाला, वोक, WOKE। दुनिया में मैंने भी अपने जीवन में पहली बार ऐसा शब्द सुना। इस शब्द का मतलब ट्रंप के हिसाब से है कि जो भी ट्रंप के कहने पर जबरदस्त कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं है। भारत में भी एक गुट है कि हर चीज पर हम जबरदस्त कार्रवाई करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के को ट्रंप साथ में लेके चलते हैं। अच्छा, उनके एडवाइजर्स ने जब उनको कहा कि आप ईरान पर जबरदस्त कार्रवाई मत कीजिए, चाहे वो सीआईए के थे या पेंटागन के यूनिफॉर्म जनरल थे, तो उन्होंने उनको वोक कहा और या तो उनको रिजाइन करवा दिया या उनको फायर कर दिया, कल से ड्यूटी पर मत आओ। कुछ को तो बेइज्जती के साथ ऐसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट से पेंटागन से निकालकर दूसरी जगह भेज दिया, छोटे मोटे डेस्क, जहां पे कल से वो अमेरिका की आर्मी का खाना या कपड़े का व्यवस्था करें। तो हुआ आकर्ष ये कि लोगों ने ट्रंप को सही एडवाइस देना बंद कर दिया। अभी पिछले 2 साल से ट्रंप ने अपने आसपास ऐसे लोगों की एक मंडली बिठा ली है, अंग्रेजी में कहते हैं कोटरी, जो यस मैन है। ये लोग ट्रंप को कोई दिल से प्रोफेशनल एडवाइस नहीं देते हैं। ये लोग पहले भाबते हैं कि ट्रंप सुनना क्या क्या चाहते हैं, चाहते हैं। और ट्रंप अगर बोलेंगे अभी दिन नहीं है, अभी रात है, तो ये लोग हैं ट्रंप को बोलते हैं, हाँ सर अभी दिन नहीं है, अभी रात है, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए ट्रंप ईरान के मामले में फेल हो गए। आकर्ष, मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहता हूं, जब युद्ध लड़ते हैं तो टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, हवाई जहाज इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जब युद्ध लड़ते हैं तो जज्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी नुकसान होने पे ही कहते हैं चलो यार बात मान लेते हैं, यानी सरेंडर कर देते हैं। हमने वेनेजुएला में क्लासिक एग्जांपल देखा, जहां अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर को सितंबर में डिप्लॉय किया, 4 महीने के अंदर ही उन्होंने उनके प्रेसिडेंट मदुरो को हाईजैक कर लिया। वाइस प्रेसिडेंट ने, वो मिली भगत थी, मैडम ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी बेच दिया। वेनेजुएला के जनरल्स को भी मैडम ने अमेरिका के साथ मिला दिया। एक अद्भुत सीन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम ऐसे देखे हैं कि प्रेसिडेंट को कोई हाईजैक करके ले जा रहा है और वाइस प्रेसिडेंट खुशियां मना रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स ने कुछ किया नहीं, जनरल्स ने एक भी गोली फायर नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दिमाग में अपने आप सोच लिया था कि ईरान में भी ऐसा कुछ होने वाला है। कर दूंगा। उनको दुख हुआ जब ईरान में ऐसा हुआ नहीं। जी, ईरान में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन सर एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे भी मैं थोड़ी बातचीत जानना चाहूंगा, दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि कैसे जो थार्ड मिसाइल्स थी, जो पेट्रियट मिसाइल्स थी, जो डिफेंस के लिए यूज हुई, वो कितनी ज्यादा कॉस्टली थी, और वहीं जो ईरान के कामिकाजे ड्रोन्स हैं, जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो सस्ती थी। तो सर ये जो पूरा डायनामिक है, ये कैसे काम किया, इसके बारे में थोड़ा बतौर डिफेंस एक्सपर्ट अगर आप बता सके कि कैसे यूएस के जो मिसाइल स्टॉक्स थे उसको एग्जॉस्ट किया गया और वो बहुत महंगा पड़ा कंपेयर टू द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स जो ईरान ने फायर किए। हाँ देखो आकर्ष, होता यह है कि जब पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया था, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब आकलन ये था कि युद्ध के दौरान इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल दुश्मन के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स को गिराने में होगा। इसी तरह से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, समझो मैच्योरिटी पूरी तरह से ऑपरेशनली डिप्लॉय हुआ आज से 10 साल पहले, तो आकलन ये था कि थर्ड का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन के, जैसे दुश्मन के पास ICBM है,
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि रशिया से आ रही हैं या चाइना से आ रही हैं, उनको शूट डाउन करने के लिए किया जाएगा। आकलन किसी ने नहीं किया कि इनका इस्तेमाल छोटे-छोटे पतंग जैसे उड़ने वाले ड्रोन के साथ किया जाएगा, शूट डाउन कर युवा ज़रूर है। तो जब ड्रोन उड़ने शुरू हुए तो अमेरिका हैरान, परेशान। उनका आकलन ये था कि 2200 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, काफ़ी हैं दुश्मन के हवाई जहाज और दुश्मन बोला तो रशिया के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को शूट डाउन करने के लिए। लेकिन उनको ड्रोन शूट डाउन करने पड़े इससे। अब एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत जो है $1,00,000 और एक ड्रोन की कीमत महज $10,000। थर्ड, एक इंटरसेप्टर मिसाइल की एक कीमत $10,00,000 और एक ड्रोन की कीमत $15,000। तो ईरान धड़ाधड़ स्वार्म अटैक जो करने शुरू किए ड्रोन से, अमेरिका के पास थे नहीं। मोटा मोटी बता देता हूँ, उनके पास शायद 2300 इंटरसेप्टर मिसाइलें थी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि उन्हें रशिया नेटो का जो रशिया थिएटर है उसको दिमाग में रख के कैलकुलेट किए थे। आज की तारीख में मुश्किल से 830 बचे हैं। और इसी तरह से थर्ड उन्होंने 450 बनाए थे कि ठीक है, रशिया से ICBM जब आएंगे उनको रोक लेंगे, चाइना अगर गुस्ताखी करता है ताइवान के ऊपर उनको रोक लेंगे। लेकिन जब उनको ये थर्ड से ईरानी मिसाइलों को, ईरानी मिसाइल बहुत सस्ते को शूट डाउन करना पड़ा। उन्होंने बनाए थे करीबन 450 थर्ड, और आज की तारीख में मुश्किल से 215 या 210 बचे हैं। होता यह है आकाश किसी भी युद्ध में कि आपको वॉर गेमिंग करनी पड़ती है कि दुश्मन कैसे युद्ध लड़ेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान का जब युद्ध हुआ था नगर्नो कराबाख के ऊपर, तब से ही दुनिया के मिलिट्री स्पेशलिस्ट जग गए थे कि भविष्य के युद्ध में ड्रोन बड़ी तादाद में आएंगे। भारत ने भी इस पर बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया था, अमेरिका ने भी बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन सबने ये सोचा था कि दुश्मन के ड्रोन आएंगे, हमारे टैंकों पर हमला करेंगे। सबने ये सोचा था कि दुश्मन के ड्रोन आएंगे तो हम एयरफील्ड में जो हमारे जहाज खड़े हैं उस पर हमला करेंगे। लेकिन ईरान ने तो पासा पलट दिया, ऐसे ड्रोन बनाकर जो कि गहराई तक जाकर, इजराइल तक जाकर या गल्फ कंट्रीज में गहराई तक जाके अमेरिका के भी जो बेसेस हैं सऊदी, कतार, अबू धाबी में, उनके रनवे पर हमला कर जॉर्डन में उनके रनवे पर जहां पे वो अपने कंक्रीट शेल्टर्स के अंदर अपने फाइटर विमान F-35 रखते हैं उसको उड़ा दिए। इसकी परिकल्पना अमेरिकन वॉर प्लानर्स ने कभी नहीं की थी जी। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर से जो मात खा गई अमेरिका, उसी वजह से आज ये बात है कि वो झुक रहे हैं। लेकिन सर, अभी बहुत रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है? क्योंकि आज फिर अटैक हुआ, कुछ रिपोर्ट्स थी कि अब यूएस नेवी का जो ब्लॉकेड है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। ईरान जब चाह रहा है हॉर्मूज में जिस पे चाह रहा है अटैक कर रहा है। कल परसों यूएई के वेसल पे हमला कर दिया, आज फिर किसी वेसल पे हमला हुआ। बात आ रही है कि अब तो यूएस के वेसल्स भी सेफ नहीं है। सो ये जो नेवल ब्लॉकेड की गारंटी दी थी, सेफ्टी की गारंटी दी थी, वो तो पूरी तरह से पानी में जाती हुई दिख रही है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को किस तरह से यूटिलाइज करेगा ईरान, हम समझना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से यही 30-35 वेसल ही निकलते रहे तो थोड़े दिनों में फिर एलपीजी और पेट्रोल क्राइसिस आ जाएगा। हाँ आकाश, देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका ने मोर और लेस हाथ खड़े कर दिए हैं। अब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो बातचीत है वो ओमान और ईरान के बीच में छोड़ दी है। ओमान को पृष्ठभूमि से अमेरिका कहता रहता है कि ऐसे बात करो। अब ईरान ने कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, देखो ऐसे भी ना हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई 32 किलोमीटर 34 किलोमीटर गहरा है, लेकिन उस तरफ 3-4 किलोमीटर उत्तर की तरफ ऐसा है जहां पानी की गहराई बहुत कम है। दक्षिण में ओमान की तरफ भी 3-4 किलोमीटर ऐसा है, पानी की गहराई बहुत कम है, तो जहाज नहीं जा सकते। जो नेविगेशनल चैनल है
जहां पानी 100 फुट 200 फीट गहरा है और बड़े बड़े सुपर टैंकर्स आराम से जा सकते हैं, वो चैनल महज 18 या 22 किलोमीटर चौड़ा है। तो ईरान कहता है ठीक है, उस चैनल में एक उत्तरी भाग होगा जो ईरान कंट्रोल करेगा, और ईरान ने डिक्टेट करा दिया है कि अरब सागर से दुनिया भर के जितने शिप्स आएंगे वो जब तक ओमान की खाड़ी पहुंचेंगे ईरान की परमिशन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसेंगे, उत्तरी चैनल से घुसेंगे जो कि ईरान के साथ लगा हुआ है, और फिर पर्शियन गल्फ में जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे ईरान जाएं, चाहे कुवैत जाएं, चाहे यूएई या बहरीन, कहीं भी जाएं। और इसी तरह से ईरान ओमान को डिक्टेट करा रहा है अब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो दक्षिणी भाग है उस पर ओमान का प्रभुत्व होगा। दुनिया भर के टैंकर्स और गैस के जो शिप्स हैं वो बहरीन, कुवैत से, सऊदी से भरेंगे, ईरान से भी भरेंगे, और ओमान के तट को छूते हुए, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो दक्षिणी भाग है उसको छूते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ओमान की खाड़ी, आगे अरब सागर, आगे हिंद महासागर, अपने देश। अब इससे ईरान जो है वो जानता है कि उसका पूरा दबदबा हो जाएगा। दुनिया की कोई भी देश अगर खाड़ी देशों की तरफ, पर्शियन गल्फ की तरफ जाना चाहती है तो उसे ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी। और उसने कह दिया है ईरान ने कि हम अमेरिकन शिप्स को, खासतौर से अमेरिका की नेवी के शिप्स को और इजराइल के किसी भी शिप्स को जाने का परमिशन नहीं देंगे। तो अमेरिका जो है वो उसको समझ नहीं आ रहा करे क्या। देखो आकाश, होता है कि हम कह सकते हैं कि चलो अमेरिकन नेवी का वहां दबदबा है, लेकिन देखो गुरिल्ला अटैक करते हैं ये ईरानियन आईआरजीसी के, जो इनके पास छोटी छोटी स्पीड बोट्स हैं, जैसे मस्कीटो बोट्स जाते हैं ना, स्पीड बोट होती है उसमें ओबी मोटर लगाया हुआ है। हम जब नैनीताल में जाते हैं या ऊटी में जाते हैं या माउंट आबू में जाते हैं या टूरिस्ट बोट, ओबी मोटर लगाया हुआ है, कुछ नहीं चाहिए, एक बंदा ओबी मोटर चलाता है, दूसरा बंदा अपने हाथ में एक मशीन गन रखता है, और ये 1 या 2 स्पीड बोट चल पड़ती हैं उस जहाज को पीछा करने के लिए, जो कि ईरान का कहना नहीं मान रहा। और उनके पास छोटी छोटी रॉकेट्स होती हैं, मिसाइल्स होती हैं, वो छोड़ देते हैं जो भी जहाज का कैप्टन ईरान का कहना नहीं मान रहा। अब देखो किसी भी अमेरिका की नेवी या दुश्मन दुनिया की किसी भी नेवी के लिए छोटी छोटी स्पीड बोट्स मच्छर मक्खी की तरह इधर उधर घूम रही हैं, इनके ऊपर काबू पाना असंभव है। आप सैटेलाइट से देखोगे, कितना देखोगे, आप हर बार सैटेलाइट से या MQ-9 से उसको ढूंढ भी लोगे ईरानियन स्पीड बोट को, तो आपको हमला करने के लिए तो एक अटैक हेलीकॉप्टर को भेजना पड़ेगा ना। आप दिन में कितने बार अपने अपेची हेलीकॉप्टर को भेजते रहोगे, तो ये बहुत मुश्किल है। आकाश, मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूं, ईरान ने सबक सीखा था सोमालियन सी पायरेट से। अगर हम याद रखें, आज से 4 साल पहले ओमानियन सी पायरेट्स ने पूरे अदन की खाड़ी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है सोमालिया सूडान की तरफ, उसमें उन्होंने जलदस्यु बन गए थे। वो जितने जहाज जाते थे सूडान और वहां से, उनसे वो टैक्स वसूलते थे, दादागिरी टैक्स, समुद्री दादागिरी टैक्स। और इन सोमालियन जलदस्युओं को कोई नहीं पकड़ पाया। दुनिया भर की 14 नेवीज वहां डिप्लॉय हो गई, इंडियन नेवी ने भी वहां 4 जहाज डिप्लॉय कर दिए, कोई भी इनको नहीं पकड़ पाया, क्योंकि इतने बड़े समुंदर में 14 देशों की 28 शिप्स मिलके सर्च कर रही हैं। कहां तक सर्च करेंगी? हजारों किलोमीटर का समुंदर, और एक एक शिप अपने आसपास दाएं बाएं 2-4 किलोमीटर तक ही देख पाती हैं। तो सोमालियन सी पायरेट्स ने ही आईआरजीसी की नेवी को ये आइडिया दिया कि ये बड़े बड़े फ्रिगेट, बड़ी बड़ी शिप्स, बड़ी बड़ी मिसाइल बोट्स, इनके बारे में भूल जाओ, छोटे छोटे धाऊ लो, लोकली मैन्युफैक्चर्ड बोट लो, उसमें एक ओबी मोटर फिट करो। अब ऑनबोर्ड मोटर तो दुनिया में आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, सिंगापुर चले जाइए, हांगकांग चले जाइए, अबू धाबी से ही आप खरीद सकते हैं, उसको फिट करो। मशीन गन, एक छोटी सी मशीन गन तो दुनिया में ऐसे ही मिल जाती है मशीन गन। इस तरह का जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, ये अमेरिकन नेवी ने अपने को तैयार नहीं किया था। जी
जी, इसका मतलब साफ है कि गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए अमेरिका तैयार नहीं था, ना वियतनाम के समय तैयार था, आज ना ईरान के समय तैयार है। लेकिन सर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट और आ रही थी। आज वो अपडेट ये थी कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान भेज दिए हैं, ऐसे माहौल पे, ऐसे मोड पे जहां बस चलो डील होने की बात है, जंग खत्म करने की बात है, डी एस्केलेट करने की बात है। लेकिन वहीं रशिया अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में ईरान की हेल्प कर रहा है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट तो मुझे तो महसूस हो रही है सर, आपको भी हो रही है क्या? हाँ देखो आकाश, हो ये रहा है कि फिलहाल ईरान दुनिया को बताना चाहता है, गल्फ कंट्रीज को तो बताना चाहता ही है, साथ में डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को भी बताना चाहता है कि आईएईए तो ऑफिशियली है ही कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब भविष्य में भी नहीं बनाएगा। हम्म। अब ये रशियन एंगल जो है ये जरा सरप्राइजिंग है। जब मैंने पृष्ठभूमि की खोज की, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इस युद्ध के चालू होने के पहले यानी फरवरी तक ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर संयंत्रों में करीबन 100 रशियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम कर रहे थे। लेकिन 1 मार्च के बाद ये 100 में से करीबन 80 वापस चले गए। युद्ध का माहौल है, अमेरिका बार बार कह रहा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को ही उड़ा देगा, तो रशिया की गवर्नमेंट ने ही अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को वापस बुला लिया था, न्यूक्लियर इंजीनियर्स को वापस बुला लिया था। अब जब वहां थोड़ा शांति का माहौल है, रशिया का आकलन है कि वापस स्टेबिलिटी की तरफ यह रीजन बढ़ रहा है, तो वो जो 80 के करीबन जो साइंटिस्ट वापस चले गए थे उनको या उनके रिप्लेसमेंट को भेजा जा रहा है ईरान में, ताकि वो ईरान की जो न्यूक्लियर संयंत्र हैं उनको चलाने में मदद करें, जैसे कि वो पहले फरवरी कर रहे तक थे। कर रही। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों को चलाने में मदद करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा सभी देशों में होता है। जब हमने भी शुरुआती दौर में बनाए थे तो फ्रांस के इंजीनियर ने हमें हेल्प किया था, बाद में जर्मनी के इंजीनियर्स ने आके हमें हेल्प किया था, अभी भी रशियन साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट आके हमें मदद करते हैं। ये ऐसा होता रहता है। जी जी, तो ये होता रहता है। न्यूक्लियर बॉम्ब वाला एंगल यहाँ नहीं है, बट फिर भी इससे एक रिलेशन जरूर दिखता है कि रशिया और ईरान कितने सॉलिड हैं, कितने मजबूत हैं। लेकिन सर अब यहां से आप कहां देख रहे हैं इस जंग को जाते हुए? एक सीज फायर पूरी तरह से टूट चुका है, मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूं। फिर से 60 डे का टेम्पररी सीज फायर की बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक टेबल्स पर बार बार ईरान को बिठाने की कोशिश है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ईरान मानने वालों में से नहीं है, ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो यहां पर सर कंक्लूजन क्या निकलता है? ये जंग जा किस तरफ रही है, कितने दिन और चलेगी, किस प्रकार और चलेगी? हाँ आकाश, देखो कल ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने एक बयान दिया। उन्होंने टीवी पर बयान दिया कि ईरान के इंटरमीडिएटरीज यानी मध्यस्थता करने वाले लोग पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं। अब देखो, अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है, ईरान ने भी पृष्ठभूमि में मध्यस्थों को लगाया हुआ है बातचीत करने के लिए, लेकिन ऑफिशियली दोनों फॉर्मली एक दूसरे से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का स्टेटस ओमान और ईरान की बातचीत से तय नहीं हो जाता। क्योंकि जो भी अमेरिका और ईरान बात करेंगे, कुछ भी न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लियर, लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल, रिटर्न ऑफ फ्रोजन मनी, वो सब तो बाद में। बिंदु नंबर 1 तो ये होगा ना कि स्टेट ऑफ हार्मुज की क्या करना है। तो अमेरिका फिलहाल ओमान और ईरान के बीच में जो स्टेट ऑफ हार्मुज को लेके बातचीत हो रही है उसके फाइनलाइजेशन का इंतजार कर रहा है। जी, उसके फाइनलाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक सर आखिरी सवाल जाते जाते, अब सऊदी अरेबिया और हुतीस की जो लड़ाई चल रही थी उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो ईरान जो अपने प्रॉक्सीज के जरिए सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ देशों पे प्रेशर बना रहा था, उस पर आप कैसे देख रहे हैं? और इस्लामिक नेटो बना था, इन्होंने तो बड़े गर्व के साथ कह दिया कि एक पे हमला, तीनों पे हमला माना जाएगा, लेकिन कर दिया हुतीज ने। तो परसों फिर अटैक किया सऊदी अरामको के प्लांट्स पे। तो क्या पाकिस्तान और टर्की, यमन हुतीज और इनडायरेक्टली ईरान से भिड़ जाएंगे? इस सारी चीज को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ देखो आकाश, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इन तीनों देशों ने, तुर्की, सऊदी ने और पाकिस्तान ने हाथ मिलाया है। दुनिया के अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग एनालिसिस करते हैं। मैं छोटा सा एनालिसिस कर देता हूँ। तुर्की का दुश्मन कौन है?
कौन तुर्की पर हमला करेगा? तुर्की की किससे लड़ाई है? इजराइल तो नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल के ऊपर अमेरिका का रिस्ट्रेंड है। तुर्की अब नेटो का मेंबर है, तो तुर्की पर हमला कौन करेगा? हाँ, साइप्रस को लेके तुर्की और ग्रीस के बीच में थोड़ी सी तनातनी होती है, और बीच बीच में बॉर्डर में एक आध स्कर्मिश हो जाता है, लेकिन युद्ध कभी नहीं होता। तो ये सोचना कि ग्रीस तुर्की पर हमला कर देगा और सऊदी अपनी फौज को या अपनी नेवी को भेज देगा तुर्की की सपोर्ट में, या पाकिस्तान अपनी आर्मी को या एयरफोर्स को भेज देगा तुर्की की सपोर्ट में ग्रीस से लड़ने, चांसेस 100 में से 0। जी। अब सऊदी है, सऊदी का दुश्मन कौन है? दुनिया में सऊदी का दुश्मन कोई है ही नहीं। ईरान तो कभी भी सऊदी का दुश्मन नहीं रहा। आप देखिए, 1 मार्च के पहले पिछले 46 साल में कभी भी क्या ईरान ने सऊदी पर हमला किया? नहीं। ईरान ने बार बार कहा हम सऊदी पे कभी नहीं हमला करेंगे। अभी 1 मार्च के बाद भी जब ईरान ने सऊदी के अंदर अमेरिकन बेसिस पर हमला किया, तो पेजेश्किन ने फोन उठा के सबसे पहले मोहम्मद बिन सुल्तान को बोला कि यार सॉरी, हम सऊदी पर हमला नहीं कर रहे। यानी ईरान, पेजेश्किन ने बोला एमबीएस को, हम हमला कर रहे हैं आपके यहाँ जो अमेरिकन बेसिस हैं। तो सऊदी का दुश्मन कौन है? कोई भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, चलो 1 सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि ईरान सऊदी पर हमला करता है तो पाकिस्तान को जोश आ जाता है, तुर्की को जोश है। तुर्की कहाँ है ज्योग्राफी में? अगर हम देखें, तुर्की से ना उनकी नेवी आ सकती है ईरान पर हेल्प करने, तुर्की से ना उनकी आर्मी आ सकती है ईरान पर हमला करने। क्या करें? अब पाकिस्तान तो कभी भी आकर्ष ईरान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते काफी दोस्ताना है। हम अगर याद करें, पिछले 5 महीने में दुनिया के 4-5 देश हैं जिनके शिप्स को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं रोका। चीन के शिप को नहीं रोका, भारत के शिप को नहीं रोका, रशिया, नॉर्थ कोरिया के शिप को नहीं रोका। एक देश और है जिसके शिप को ईरान ने दोस्त कहकर जाने दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, जाओ। पाकिस्तान। अगर समझो पाकिस्तान को जोश आ जाता है और सऊदी की सपोर्ट में वो ईरान पर हमला करता है, ईरान को कुछ भी नहीं करना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सारे पाकिस्तानी जहाज जो अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको रोक देना। तो पाकिस्तान कभी नहीं। एक और हैंडल है ईरान के हाथ में पाकिस्तान के लिए, ये बलूच लड़ाके, बीएलए के लड़ाके हर रोज बलूचिस्तान में हमला करते हैं पाकिस्तान की फौज और रेंजर्स पर। ईरान का सिस्तान प्रांत वहीं पर है, बलूचिस्तान के साथ लगा हुआ है। ईरान ने कभी भी बीएलए के लड़ाकों को अपने यहाँ सेंचुरी नहीं दी। सिस्तान जो है ईरान का, वहां बलूच लोग काफी बड़ी तादाद में रहते हैं। ईरान ने कभी भी बीएलए के लड़ाकों को ना पैसा दिया, ना हथियार दी, ना ट्रेनिंग दी। लेकिन अगर पाकिस्तान ने गलती से सऊदी की सपोर्ट में या सऊदी के झांसे में आके ईरान पर हमला किया, तो ईरान ने क्या करना है? हॉर्मुज में शिप्स रोक देगा। लड़ाई हो रही है, बीएलए के लड़ाकों को मशीन गन देना शुरू कर देना, हथियार देना शुरू कर देना, सेंचुरी, फंडिंग, ट्रेनिंग देना शुरू कर देना है। पाकिस्तान की तो रेंजर्स और आर्मी को बलूचिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा उसके बाद। जी सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि कैसे इस्लामिक नेटो का भी एंगल अगर इस वॉर से जुड़ता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होने वाली है, हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद यूके सर, आपने ईरान यूएस वॉर पे आने वाले समय पे क्या होने वाला है उस पर प्रकाश डाला। आप ऐसे ही तर्कश के साथ जुड़ते रहिएगा, हमारे शोज पे आते रहिएगा, क्योंकि आपके जो इनसाइट्स होते हैं वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। दर्शकों, आप भी इसी तरह बने रहिए वन इंडिया के साथ, देखते रहिए तर्कश। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app